हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सेशन क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है, चूँकि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में हम पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम साइंटिफिकली पढ़ेंगे कि क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो क्रॉप्स यानी फसल को हम कैसे उत्पादन करते हैं और उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। तो फसल उत्पादन के लिए कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाए जाते हैं, जैसे इरिगेशन, सिंचाई किया जाता है, खेतों को जुताई की जाती है, बीज डाला जाता है और भी बहुत तरीके के प्रैक्टिसेस हम करते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों, हमको पता है कि भोजन हमारे लिए कितना आवश्यक होता है। अगर हमको भोजन ना मिले तो हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे हम जिंदा रह पाते हैं, जैसे डाइजेशन यानी पाचन, रेस्पिरेशन, श्वसन, एक्सक्रीशन जो हम लोग अपना मलमूत्र इत्यादि बाहर निकालते हैं, या रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके वजह से हम जीवित रह पाते हैं। तो इन सारी क्रियाओं को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यही एनर्जी हमें जिंदा रखती है। ये एनर्जी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये एनर्जी हम भोजन से प्राप्त करते हैं। अगर मनुष्यों की बात की जाए या जानवरों की बात की जाए तो भोजन दो सोर्स से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, या तो हम प्लांट से कर सकते हैं या एनिमल्स को खाकर कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता है। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता है। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत पड़ती है इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी किसकी उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आपको पता है कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिनको हम ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का भी काम करते हैं। आपको पता है CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसेस जो है, अगर प्लांट CO2 एब्जॉर्ब नहीं करे तो एटमॉस्फेयर के जो कंसंट्रेशन है तो CO2 के वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि चूँकि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाता है, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, या इसको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है या प्रोड्यूसर बोला जाता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। वो अपना भोजन किस पे निर्भर करते हैं? भोजन के लिए प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। तो एनिमल्स को हेटेरोट्रॉफ बोला जाता है। एनिमल्स क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है। इसके अलावा भोजन के आधार पर एनिमल्स को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कार्निवोरस, दूसरा है हर्बीवोरस और तीसरा है ओमनीवोरस।
कार्निवोरस में कौन से आते हैं? जैसे टाइगर हुआ, लॉयन हुआ, वो शुद्ध रूप से मांसाहारी होते हैं, यानी वो सिर्फ मांस पे जीवित रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया टाइगर, लॉयन एटसेट्रा। हर्बीवोरस में ऐसे जानवर आते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, जैसे डियर हो गया, मतलब हिरन हो गया। और ओमनीवोरस का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ह्यूमन है, ये एनिमल्स को भी खा लेते हैं और प्लांट्स को भी खा लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमन। तो इस तरह से हम देखें कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं और एनिमल्स अपना भोजन कैसे लेते हैं। इसके बाद है कि अब देखिए, आपको पता है कि हमारा जो देश भारत है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो इतने सारे लोगों को भोजन प्रोवाइड करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर मैनेजमेंट, क्रॉप के प्रोडक्शन तो ठीक है लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट की भी व्यवस्था की है। तो इसके बाद हम लोग को ये पता चल जाएगा कि क्रॉप का मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़रूरी होता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सही तरीके से, ताकि गरीबों को भी भोजन मिल सके। उचित दाम होने चाहिए क्रॉप्स का, ताकि जो किसान है वो अपना भी पेट पाल सके और अनाज को बेचकर कुछ जो है अपना पैसा भी निकाल सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आज से 6-7 हज़ार वर्ष पूर्व यानी 5000 BC में जब हम अपने इतिहास को देखेंगे तो उस समय लाइफ जो हम लोग की अभी है वैसे नहीं हुआ करती थी। वो अपनी भोजन के तलाश में इधर से उधर भटकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिनको हम कहते थे नोमैड्स, और उनकी लाइफ को हम कहते थे नोमैडिक लाइफ। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नोमैडिक लाइफ जब हुआ करती थी तो उनके पास खेत नहीं हुआ करते थे, उनको पता नहीं था कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। वो बस जो भी मिल जाता था वो उसे खा जाते थे। लेकिन अचानक एक बार क्या हुआ कि उनके दिमाग में आया कि हम प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो जैसे ही वो प्लांट्स को उगाना शुरू कर दिए, धीरे धीरे आविष्कार हो गया एग्रीकल्चर का। तो आगे हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है एगर और दूसरा है कल्चर। आप यहाँ से देख सकते हैं एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एगर और कल्चर। एगर का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेट, यानी पैदा करना। तो यानी जो भी चीज़ हम फील्ड यानी खेतों में पैदा करते हैं उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर का डिफिनीशन हो गया द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फसल को उगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। तो अब हमारे पास एक टर्म आ गया क्रॉप्स। तो हम क्रॉप्स के बारे में जानेंगे कि क्रॉप्स किसको बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर से क्या प्रोडक्ट आया? क्रॉप्स। अब हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स यानी फसलें। तो क्रॉप्स जो है इसका डिफिनीशन होता है सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट
वन प्लेस एट लार्ज स्केल is called crops. देखिए, सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट वन प्लेस एट लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। यानी हम कहते हैं एक तरह के पौधे अगर किसी एक स्थान पर बड़े मात्रा पे बोए जाते हैं उसे क्रॉप्स कहते हैं, यानी फसल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे जब भी हम खेतों की तरफ जाते हैं देखते हैं राइस का फील्ड, राइस के फील्ड में हम देखते हैं कि जो भी चावल या धान का जो खेत होता है वो किसी एक जगह पर बड़े मात्रा में या बड़े पैमाने पर बोया जाता है। जैसे गेहूं का खेत हम देखते हैं, तो ये क्या होता है, क्रॉप्स। जैसे राइस का फील्ड हो गया, वीट का फील्ड हो गया, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। नॉर्मली टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कई तरीके के होते हैं, जैसे सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एट्सेट्रा। कई सारे तरीके के होते हैं नॉर्मली, ठीक। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे सीरियल्स में क्या हो जाएगा, वीट, पैडी, मेज एट्सेट्रा। गेहूँ, धान, मक्का इत्यादि हो जाएगा। फ्रूट्स में क्या हो जाएगा, मैंगो, आपको पता है एप्पल, ये सब क्या है, फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल्स में क्या हो जाएगा, जैसे पोटैटो है, ओनियन है, लेडी फिंगर है, ये सब क्या है, वेजिटेबल्स हैं, यानी सब्जियां हैं। पल्सेस का मतलब होता है दाल, जैसे ग्राम यानी चना हो जाएगा, लिनसीड हो जाएगा, उड़द हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ तरह के फसल हैं, जैसे सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस, जिनको हम अपने दैनिक जीवन में रोज ही यूज करते हैं, ठीक। लेकिन इसके आगे हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी मौसम के आधार पर क्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये हमारे कोर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मौसम के आधार पर, अच्छा इससे पहले आप एक चीज़ समझेंगे कि भारत एक बहुत विशाल देश है। आपको पता है भारत बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर भारत में तरह तरह के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। तो तरह तरह के क्लाइमेट्स में तरह तरह के प्लांट्स भी बोए जाते हैं। अब हर प्लांट्स को हर तरीके का के क्लाइमेट में उगना संभव नहीं होता है, ठीक है। तो सीजन के अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स को देखेंगे। मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है खरीफ और दूसरा होता है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो 2 तरह के प्लांट क्रॉप्स होते हैं सीजन के बेस्ड पे, एक खरीफ क्रॉप और एक रबी क्रॉप। तो देखिए खरीफ क्रॉप क्या होता है और रबी क्रॉप क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। खरीफ क्रॉप जो होता है इसको रेनी क्रॉप्स भी
बोलते हैं, या इसको समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। अब देखिए, ये तो गर्मियों के दिनों में बोया जाता है, इसलिए इसको समर क्रॉप कहते हैं। रेनी क्रॉप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो खरीफ के क्रॉप हैं, ये इन क्रॉप्स के प्लांट्स को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, यानी इनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इनको बारिश के दिनों में बोया जाता है ताकि इनको अधिक से अधिक पानी मिल सके। अब देखिए, इनको बोया कब जाता है और काटा कब जाता है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये है, आपको सिंपल याद करना है JSK, ठीक है। अब आप जैसे भी इसको याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। के यानी खरीफ के क्रॉप। जो खरीफ के क्रॉप हैं वो जून में बोए जाते हैं और सितंबर में काटे जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे सोन इन, सो मतलब बोना, सोन थर्ड फॉर्म है, सोन इन जून एंड हार्वेस्टेड यानी कटाई, हार्वेस्टेड इन सितंबर, ठीक। जो खरीफ क्रॉप होते हैं, रेनी क्रॉप्स होते हैं, समर क्रॉप्स भी होते हैं और इनको बोया कब जाता है, जून में, और काटा कब जाता है, सितंबर में, ठीक। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे पैडी यानी धान, मेज, कॉटन, शुगरकेन यानी गन्ना, एटसेट्रा, ठीक। तो इस चीज़ को आप मत भूलिएगा, ये ट्रिक बहुत अच्छा है और इससे आप जान जाएंगे कि ये कब काटा जाता है और कब बोया जाता है। तो इतने पॉइंट्स खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो विंटर सीजन में बोए जाते हैं। जैसे पहले देखेंगे विंटर क्रॉप्स इनको बोलते हैं। अच्छा, इनको काटे कब जाते हैं, तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा। यहाँ लिखते हैं ROM। आप कंप्यूटर में रोम और रैम पढ़ते होंगे, तो रोम आप याद रखिएगा। रोम R स्टैंड्स फॉर रबी, R स्टैंड्स फॉर रबी, यानी R रबी। फिर अक्टूबर में हम इसको बोते हैं और मार्च में इसको काटते हैं। तो लिखेंगे सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च। तो हम इसको अक्टूबर में बोते हैं और मार्च में काटते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे वीट है, बार्ली है, ग्राम है, मस्टर्ड है, एटसेट्रा। तो हम देखें कि रबी के क्रॉप्स विंटर सीजन में बोए जाते हैं और अक्टूबर में बोए जाते हैं और मार्च में काट लिए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है वीट, बार्ली, ग्राम और मस्टर्ड यानी सरसों। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि तो अगला हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब वो कार्य जो एक किसान अपने खेती के दौरान करता है, यानी जब से वो जुताई का काम करता है और जब से वो अनाज को घर लाने के बाद स्टोर करता है, तो उसके बीच में बहुत सारे उसको काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी हम ज़मीन को तैयार करते हैं, उसके मिट्टी को तैयार करते हैं ताकि उसमें फसल उग सके। तो इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं, खेत को जोतते हैं। आपने गांव में देखा होगा ट्रैक्टर के माध्यम से जोता जाता है या फिर उसमें बैलों के माध्यम से जोता जाता है। बैलों के ऊपर ये प्लो रखा जाता है और हल रखा जाता है और उसके खेत जो है जुताई होती है। इससे होता क्या है कि जो मिट्टी होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं।
लूज हो जाते हैं, भुरभुरे हो जाते हैं। और जब हम उसके बीज को बोते हैं तो उसके बीज ज़मीन में अच्छे तरीके से धंस पाती है, प्रॉपरली उचित जितना धंसना चाहिए धंस पाती है, जिससे प्लांट्स का विकास उचित तरीके से हो पाता है। इसके और भी फायदे हैं, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनको वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, जिससे प्लांट्स का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाता है। दूसरा हमारा टॉपिक है सेलेक्शन एंड सोइंग ऑफ बीज। जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको पहले सेलेक्ट किया जाता है कि कौन से बीज हेल्दी हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, और उसके बाद उसको सो किया जाता है, यानी बोया जाता है। तो जो बीज हेल्दी होते हैं, इसमें भी कई तरीके से देखा जाता है, जैसे बाल्टी में पानी रख दिया जाता है, उसमें बीज को डाला जाता है, कुछ बीज नीचे चले जाते हैं, कुछ बीज ऊपर ही रह जाते हैं, जो डेड होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो क्या होता है कि उनको हम क्या करते हैं, जो उसमें हेल्दी बीज होते हैं छांट लेते हैं और उसको बो देते हैं। अगला, उसमें मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स डालते हैं। मैन्योर का मतलब, फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद। खाद भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मैन्योर्स और दूसरा होता है फर्टिलाइजर्स। अब इन दोनों में एक अंतर है, जो मैन्योर्स होता है वो ऑर्गेनिक होता है, यानी ये एनिमल्स या प्लांट्स के वेस्ट से बनाया जाता है। प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज कर दिया जाता है, उनके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, जिससे अर्थवॉर्म्स वगैरह को वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को। तो मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, ये प्लांट्स को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन वहीं पर जो फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर जो होता है वो क्या होता है, केमिकली होता है, केमिकल्स से मिलकर बना होता है। ये फैक्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है। लेकिन ये तो हम घर पे ही बनाते हैं। गांव में तो बच्चे देखे होंगे, मैन्योर गोबर वगैरह लेके और उसको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, उसके बाद उस पर खरपतवार डाला जाता है, जिससे ये मैन्योर तैयार हो जाता है, जिसको हम खेतों में डालते हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके बाद जो फर्टिलाइजर होते हैं वो केमिकल होते हैं। वो तुरंत लाभ तो करते हैं प्लांट्स को, लेकिन वो प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको खींच लेते हैं और ज़मीन को भी उपजाऊ कम करते हैं, ज़मीन में भी वे बंजरपन फैलाते हैं, जो केमिकल से मिलकर बने होते हैं। अगला है हमारा इरिगेशन। तो किसान क्या करता है, अगले स्टेप में इरिगेट करता है, यानी सिंचाई करता है। तो सिंचाई आपको पता है कैसे होता है, नहरों के माध्यम से सिंचाई होता है। तो छोटी छोटी उस नहरों से छोटी छोटी नालियाँ निकाली जाती हैं खेतों तक, जिससे सिंचाई होता है। या पंपिंग सेट वगैरह चलाया जाता है, आप लोगों ने अपने गांव में ट्यूबवेल वगैरह देखा होगा, जिससे सिंचाई का काम किया जाता है। इसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड का मतलब होता है ये अनवांटेड प्लांट होते हैं। वीड क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, यानी इन प्लांट्स को हम चाहते नहीं कि हमारे खेत में आए। जैसे घास है, गाँव में बनरी वगैरह कुछ होता है, उसको वीड्स कहते हैं, इसको खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हटाने के दो माध्यम हैं, या तो आप हाथ से इसको निकाल लें या दवा का छिड़काव कर दें। तो वीडीसाइड होता है, वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं। वीडीसाइड जैसे कीड़े मारने की दवा आती है पेस्टिसाइड्स, वैसे ही वीडीसाइड्स, जिससे हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। जैसे हम प्लांट्स को बोते हैं तो 4 से 5 महीने में वो पककर बड़ा हो जाता है, जैसे हमारा धान हुआ, गेहूं हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, जिसको हार्वेस्टिंग बोला जाता है। इसके होता है थ्रेसिंग में यानी प्लांट से अनाज को अलग करना, जिसमें आप थ्रेसर देखे होंगे, आपके गांव में आता है। थ्रेसर क्या करता है, भूसे को अलग कर देता है और अनाज को अलग करके गिरा देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। उसके बाद जैसे ही अनाज अलग हो जाता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, उसका स्टोरेज कर देते हैं। स्टोरेज ऐसी सही जगह पे करते हैं जहाँ कीड़े ना लगे या ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, जहाँ नमी ना हो, अनाज सड़े नहीं। उसको हम बोरे में डालकर या गांव में बखार वगैरह होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कर देते हैं। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी किसान क्या क्या काम करता है ताकि वो क्रॉप को प्रोड्यूस कर सके। इसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री अगला टॉपिक है हमारा एनिमल हस्बेंड्री।
एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। पशुपालन को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जैसे हम बहुत सारे गाय कैटल फार्मिंग करते हैं, कैटल फार्मिंग हो जाता है। कैटल फार्मिंग होता है, इसमें हम बहुत सारे काउस को, बुफेलोज को पालते हैं जिससे हमको दूध मिलता है। यानी भोजन के लिए और भी बहुत सारे, जैसे क्रॉप्स में, फील्ड्स में क्रॉप्स जुताई वगैरह करने के लिए हमको एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम बहुत सारे बैलों को रखते हैं या गाय को रखते हैं, भैंस को रखते हैं, ताकि हमको उनसे दूध मिलता है जिससे हम अपना भोजन के रूप में आहार भी लेते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा कि उनको आप एक नोटबुक पे लिख के उस पर उसका डेफिनेशन लिखें। जैसे एपीकल्चर होता है, तो मैं ये चाहूँगा आपसे कि आप इसको होमवर्क के रूप में लें ताकि आप इसको लिख सकें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन में भी बहुत आते हैं ये, ठीक है। हॉर्टिकल्चर होता है, ये सब क्या होता है आप मुझे बताएंगे। ओलेरीकल्चर होता है, पीसीकल्चर होता है। तो ये सारे कई सारे और भी कल्चर्स हैं जिनको आप नेट पे सर्च करके और बता सकते हैं। लिखिएगा, जैसे ये स्कूल खुलेगा या जब आप अपने नोट्स बनाइएगा तो उसमें ये सब लिख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।